हे गाइस, तो चलो फिर आज आप लोगों को मैं एनडीए का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ फर्स्ट चैप्टर है क्या। पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ लिया है और आप लोगों को इस फर्स्ट चैप्टर के बेस पे 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है, 1 फर्मी इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा। तो हम आप लोगों को साथ के साथ आंसर भी दिखाते हुए चलेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो 10⁻⁻15 मीटर ये स्क्वायर है, 10⁻⁻² -12 मीटर, 10⁻⁻13 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये होता है आपका जैसे कि ये आप लोगों का होता है 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 10⁻⁻15 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अब डायमेंशन क्या होती है मोमेंटम की। अब पहली बात तो डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो हम डायमेंशन लिखते हैं MLT, इस फॉर्म में लिखते हैं हम डायमेंशन। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, तो मोमेंटम क्या होता है पहले तो ये हमें जानना है। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम होता है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का तो हमारा T हो गया, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MA। फोर्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू MA। तो M हो गया हमारा मास, तो और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है LT-2, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो LT-2, ओके। उसके बाद इनटू T, तो हमारी मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी MLT-1, और यही डायमेंशन हमारी होती है इम्पल्स की। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा A, हमारा आंसर हो जाएगा ना A, इम्पल्स। तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, VB मतलब वॉट बाइट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारा ये होता है टेस्ला। और उसके बाद द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ, अब बताओ, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर होगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद होगा डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज, अभी हमने सॉल्व किया, उसके हिसाब से हमारा आंसर C होगा MLT-1। आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बारी, ये देखो MLT-1। तो ये हो गया हमारा इम्पल्स का डायमेंशन। फिर द डायमेंशन ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, बताओ। ये हमारा आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर के 5 क्वेश्चन दिखाए, इसके आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप लोग गलत ना हो इसलिए मैं बता भी देता हूँ। फर्स्ट का ए क्या था हमारा फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर, ओके। उसके बाद सेकंड का A, तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका आंसर था फर्स्ट इम्पल्स, ओके। और थर्ड का आंसर है B, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे टेस्ला ही पढ़ा था, ठीक है, चलो। और फोर्थ का आंसर क्या है, फोर्थ का B, ओके। फोर्थ का जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हो, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे कि मैंने बताया था।
ठीक है, अब फिफ्थ का देख लेते हैं एक बारी। फिफ्थ का सी। चलो, तो हमारा अभी तक यहाँ पे सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, 5। फिफ्थ का भी देख सकते हो, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज MLT-1। ओके, उसके बाद हमें करना है सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। इसका आंसर होगा 3rd। विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है ML-1 T-1। आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ। विस्कोसिटी होता है kg/m²। तो इसका हो जाएगा हमारा kg मतलब M/L/D। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ML-1 T-1। तो यही हो गया हमारा विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब है 7th क्वेश्चन। ये थोड़ा केयरफुली समझेंगे पहले। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मीन ऑफ इट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इफ द एक्सेलरेशन इज। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी जब इक्वल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोई कार है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो स्पीड से चलेगी, मतलब देखो ये एक कार है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है तो इसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और ये फाइनल पॉइंट पे आके रुकती है तो भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये सेम स्पीड है। ओके, बट ये पूछ रहा है कि जो ये स्पीड से चलेगी हैं तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्म, वेरिएबल, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। तो ये हम इसमें आंसर होगा यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म चलती रहेगी तभी तो स्पीड सेम होगी। अगर वेरिएबल चलेगी मतलब कि अप एंड डाउन एक्सेलरेशन होगी तो स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। चलो फिर ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 8th क्वेश्चन, व्हेन द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ टाइम इट इज सेड टू ट्रेवल विद। बताओ, जीरो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इट इज सेड टू बी जीरो वेलोसिटी। इसका आंसर जीरो वेलोसिटी होगा। तो चलो फिर आगे आप लोग आगे करते हैं हम 9th क्वेश्चन। If the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with increasing velocity. सिंपल है। चलो क्वेश्चन के साथ ही मैंने आंसर बता दिया, बट फिर भी ऑप्शन भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। 10th क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कनेक्ट्स। अब इसमें बताना है न्यूटन का सेकेंड जो लॉ था वो इन चारों ऑप्शन में से किससे कनेक्ट होता है। तो मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो इसका आंसर होगा सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो चलो फिर 6 से 10 तक के मैं आप लोगों को आंसर भी दिखा देता हूँ पीछे साथ के साथ। 6th का आंसर सी है, सी, ठीक है, सी। 7th का आंसर है हमारा ए। ओके, ए यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद 8 का आंसर है हमारा बी,
जैसे कि मैंने बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद 9th का आंसर है हमारा डी, ये लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद 10th का आंसर है हमारा सी। ठीक है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, हमारा यहाँ पे हो गया। चलो फिर 11वां क्वेश्चन करते हैं। मोमेंटम हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, बताओ। इसका आंसर है हमारा सी, इम्पल्स। अभी हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम वही है जो इम्पल्स का है, तो ये हमारा ऐसा ही यूनिट भी सेम ही होगा इम्पल्स से, तो हमारा आंसर हो गया सी। ओके, हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा ये रहा 11th क्वेश्चन। तो फ्रैक्शनल फोर्स, अब इनमें से आंसर करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेकेंड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थर्ड इज अ नेसेसरी एविल। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ए फर्स्ट एंड सेकेंड, बी फर्स्ट एंड थर्ड, सी ओनली फर्स्ट, डी ऑल ऑफ अबव। मतलब कि इन फर्स्ट और सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स का, सेकेंड थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स का, फर्स्ट थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स का, ओनली फर्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का, या फिर सारे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स के, तो फिर इसका आंसर है और ऑल ऑफ दी अबव, मतलब ये सारे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। ओके, इसका मैं लास्ट में आप लोगों को आंसर भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। अब 13 क्वेश्चन करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब न्यूटन्स का कौन सा लॉ है जिसमें ऑब्जेक्ट का गुड हेल्थ नहीं होता। ठीक है, एट रेस्ट, मूविंग स्लोली, मूविंग विद हाई वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है हमारा डी, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमारा 14, इफ द एनर्जी E of a proton is equal to hv, where v is the frequency and h is Planck constant, then the dimension of Planck constant is, तो हमारा Planck constant का डायमेंशन क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है ml² t माइनस 3, तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है m0l² t -1, थर्ड ऑप्शन है ml² t -1, फोर्थ ऑप्शन है ml² t -2। तो इसका हमारा आंसर है सी, ml² t -1, मतलब कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। तो हम 15 क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी गोज फ्रॉम P and Q with a velocity of 14 meter per second and comes from back Q to P with a velocity to 60 meter per second, then the average velocity of the body during the whole journey is। तो इसका मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, कितनी स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई। फिर उसके बाद वो आई कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकेंड की, मतलब ए पॉइंट से चली बी पॉइंट तक गई, उसके बाद बी पॉइंट से चली एक पॉइंट तक गई, मतलब कि उसकी
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0, तो हमारी स्पीड की फॉर्मूला होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, और फिर मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकाल, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 0। तो हम अब 16 क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आप लोगों को 11 से 15 तक का आंसर दिखा देता हूँ। तो हमारा आंसर है 11 का सी, ठीक है। 12 का हमने यहाँ पे मार्क किया था डी, 12 का डी, 13 का डी, 14 का सी, 15 का डी। तो जैसे कि अभी देख ही लिया है, तो पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते भी हैं। तो 13th का डी, 14th का सी और 15th का डी। ठीक है, तो हम अब 16 से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। अब बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद 17 क्वेश्चन, व्हेन अ मूविंग बस सडनली applied force, then the passenger sitting in it fall in the forward direction, this can be explained by। तो ये हमारा कौन सा ये लॉ है, तो यहाँ पे द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये तो सिंपल सा है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मतलब कि बी आंसर हमारा सही है। चलो फिर 18 क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 6 kg is rotated in circular of radius 3 meter with the uniform speed of 10 meter per second. Then force which must act on the body